हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? तो आज आपका डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर आ चुका है। आज हम आपके कुछ एक तो बहुत एक छोटा टॉपिक है आपका कांग्रेस के सेशंस, और कांग्रेस के सेशंस में कुछ पहली चीज़ें हुई। जैसे पहली इंग्लिश वुमेन कौन थी, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले इंग्लिशमैन कौन थे, पहले इंडियन वुमेन, ऐसे फिर फर्स्ट मुस्लिम्स, गांधी जी ने कैसे सेशन में करा, ये पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं वैसे। दूसरा हम शुरू करने वाले हैं आज आपके मुगल्स। हम मुगल्स को शुरू करने वाले हैं आज, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक शॉर्ट और एक क्रिस्प मतलब मैं मुगल्स को लेके चलूँगा। आपका वॉर्स मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। हम पहले उनकी बुक्स भी पढ़ेंगे, उनके टाइमलाइन भी देखेंगे। शायद मैंने आपको टाइमलाइन पहले भी करवा दी है, अगर नहीं करवाई, लेकिन फिर भी मैं पूरे मुगल से शुरू करने वाला हूँ। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक्स देखेंगे, मॉन्यूमेंट्स कौन से बनाए वो देखेंगे, सब कुछ वही देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉर्स हम पहले ही देख चुके हैं, आप उनका पिछला एक लेक्चर दे सकते हैं थर्सडे का। फ्राइडे आपका टेस्ट लिया था मैंने, आपको टेस्ट कैसा लगा आप टेस्ट भी दे सकते हैं वापस जाके उसको। बस जब मैं क्वेश्चन दूँ आपको पॉज करना है, जब मैं आपसे बोलूँ कि अब बस क्वेश्चन खत्म है तब खत्म करना है। तो शुरू करते हैं आपका लेक्चर बिना किसी देरी के। लेकिन कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी बातें। क्या क्या है? सबसे पहले तो देखो, आपको कुछ करना क्या है, आपको एक चीज़ करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है आपको? सबसे पहले तो आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यह इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग और इंडिया का बेस्ट डिफेंस चैनल। क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा कंटेंट जो सिर्फ डिफेंस के लिए ही है, ना कि आपको एसएससी का मतलब पढ़ा के डिफेंस को बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस का कंटेंट बाय डिफेंस के जो टीचर्स है वो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, और जिन्होंने डिफेंस का एग्जाम क्वालिफाई करा है, क्लियर करा है, सर्व करा है देश को, वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ये आपको बहुत एक बेनिफिट देने वाला है। लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, उनको लेके आओ इस चैनल पे, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ असली डिफेंस की एजुकेशन क्या होती है। सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे आके आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। मैं अपना अगर शेड्यूल बताता हूँ, मैं यहाँ पे 6:30 PM पे आपको यहाँ पे एक टेस्ट लेता हूँ आपके लिए। 6:30 PM पे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट लेता हूँ। ओके, आप ज़रूर आइए मेरे साथ, ज़रूर दीजिए उस टेस्ट को, और अपनी आप देखना कि अगर आप वो टेस्ट देता आपको देखना कि आप कितने अच्छे से हो जाते हैं, आप कितने इंप्रूव हो जाते हैं उस टेस्ट को देखें। ज़रूर मेरे साथ जुड़िए मंडे टू थर्सडे। और देखिए, अगर आपने अभी तक डिफेंस मैवरिक के बैच को ज्वाइन नहीं करा, मैं कहूँगा आप कुछ मिस कर रहे हैं। आप एक अगर एनडी का एस्पिरेंट है और आप डिफेंस के मैवरिक के बैच को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। आपको करना क्या है, बस आपको इस बैच को ज्वाइन करना है, और अपने उस मतलब 110% आप मान सकते हैं कि आपने जहाँ एक बार वही बैच ज्वाइन कर लिया, अब पक्का कमीशन ऑफिसर बन जाएगी। क्योंकि फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, और हमें जिम्मेदारियाँ लेना अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपके रिलेटेड कोई भी डाउट है इस बैच से रिलेटेड, आप 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका 4 में से बात स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स अभी तक हुए हैं वो आप उनके लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं मंडे। और मैं मंडे से अपने जीए में आज पॉलिटी शुरू करने वाला हूँ। आपके इंडिया के जो बैच है इसमें मैं पॉलिटी शुरू करने वाला हूँ, तो बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। आपको पहले की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, हाथ के आप पीटे। बहुत बेनिफिट्स है गाइस, बहुत बेनिफिट्स मैं बता भी नहीं सकता। आप इसमें या तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगा सकते हैं, या प्रणव टैंक का कोड लगा के भी इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो देर किस बात की है, मेरे को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, SMS करें, और अपनी जो क्वेरीज है वो मेरे से पूछिए। तो देखिए, एक सरप्राइज़ लेकर आपके अन अकेडमी में, वो सरप्राइज़ क्या है कि CDS, AFCAT और CAPF 2020 इसकी प्रिपरेशन बैचेस स्टार्ट हो गया आपके अन अकेडमी पे। और जो आपके लिए एक महा सरप्राइज़ है वो क्या है, अब करें CDS, AFCAT और CAPF की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में। मतलब 1 = 3, 1 सब्सक्रिप्शन और 3 एग्जाम्स का पढ़ सकते हो एक साथ। अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ सकते हो, और केवल सिर्फ रिटर्न नहीं, रिटर्न के साथ साथ आपको पता होगा तीनों में आपका इंटरव्यू भी होता है। तो आप रिटर्न प्लस इंटरव्यू तीनों का आप एक साथ पढ़ सकते हो, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। तो देर किस बात की है, ज़रूर आइए हमारे साथ। रिटर्न प्लस इंटरव्यू की तैयारी अगर आप करनी है, और एक को 3 बनाना है, मतलब एक पेपर की तैयारी में आप 3 पेपर की तैयारी करोगे एक सब्सक्रिप्शन में। प्राइजेस बहुत लो हैं गाइस, मैं बता भी नहीं सकता। 600 रुपये पर मंथ से भी कम में आप, या 20 रुपीज़ पर डे में आप अब रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों स्टेजेस जिस भी एग्जाम में 3 होती हैं, जिस भी एग्जाम में 2 होते हैं। और खास बात CAPF के जो एस्पिरेंट्स मैं उन्हें बता दूँ, CAPF में आप पेपर 2 की भी इसमें तैयारी होती है। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी आपकी इसी चैनल पर, डिफेंस चैनल पर, रात को जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। देखिए, UPSC आपका CDS कन्वर्ट करता है, UPSC आपका CAPF भी कन्वर्ट करता है, तो लेवल सेम रहता है। AFCAT भी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप तीनों का एक साथ कर सकते हो, तीनों की तैयारी घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपकी अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन के, वो मैं आपको एक बार बता दूं। आप कोई भी अन अकेडमी की लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो।
आप जितने भी टाइम के लिए लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज के लिए जो भी उस आप सब्सक्रिप्शन में ले रहे हो। जैसा आप अगर एनडीए का लेते हो तो एनडीए के सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा जितने टाइम के लिए आपने लिया है सब्सक्रिप्शन को। टॉप एजुकेटर्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज है, तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं और अनलिमिटेड कंटेंट। तो देर किस बात की है, ज़रूर आइए हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी पर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आप इनको 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं, CDS, AFCAT और CAPF के एग्जाम से रिलेटेड। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और अगर आप ये परचेज करते हो, आपको बता दो आपको करना क्या है, आपको कोड लगाना है प्रणव10 का, आपको प्रणव10 का कोड लगाना है और आप उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं बहुत आसानी से। 10% का डिस्काउंट आप पा लेंगे अगर आप प्रणव10 का कोड लगाते हैं तो। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार, आपको प्रणव10 का कोड लगाना है, प्रणव10 का, आप 10% का डिस्काउंट पा लेंगे। और आप अगर कुछ अन्य जानकारी चाहते हो तो आप 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, कि कांग्रेस के सेशंस। मैं बहुत ही क्रिस्प में आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपके कांग्रेस के सेशंस क्या थे और क्यों थे, ये मैं आपको बहुत ही क्रिस्प उस पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स रिमेंबर आपके कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे आपके, WC बैनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बैनर्जी आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू आपके एग्जामिनेशन में, कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप क्या बोलोगे, आपके वोमेश चंद्र बख्शी। पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, आपसे पूछ सकते हैं। हुआ था आपको दिसंबर 1885 में, और हुआ था कहाँ पे, आपको मुंबई में। सन कौन सा था, मतलब कब हुआ था, वो आपका था दिसंबर 1885, और कहाँ हुआ था, आपको मुंबई में। तो कहाँ हुआ था, आपके मुंबई में। महात्मा गांधी ने सिर्फ ओनली वन कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करा था, और वो कौन सा था आपका, 1924 का बेलगाम सेशन। बेलगाम में पता होगा क्या है आपका, कमांडो स्कूल भी आपका बेलगाम में है, राइट। अगला, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, पहली महिला राष्ट्रपति इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी आपकी पहली औरत राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कौन थी आपकी, मिसेस एनी बेसेंट। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, वो थी आपकी मिसेस सरोजनी नायडू। मिसेस सरोजनी नायडू आपकी पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मिसेस सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज जॉर्ज यूल। पहले अंग्रेज राष्ट्रपति आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, आपके जॉर्ज यूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने वाले कौन थे, आपको पता हो तो एहो ह्यूम। कई बार पूछा, क्या एहो ह्यूम कभी राष्ट्रपति बने, क्या एहो ह्यूम कभी भी प्रेसिडेंट बने, नो, ही वॉज नेवर अ प्रेसिडेंट। ही वॉज नेवर अ प्रेसिडेंट, एहो ह्यूम आपके कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। अगला सवाल, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, पहले मुस्लिम मोहम्मदन राष्ट्रपति कौन था, आपके बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी आपके पहले मोहम्मदन राष्ट्रपति थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब राष्ट्रपति कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब देश को आज़ादी मिली, भारत की स्वतंत्रता के टाइम, वो कौन थे, आपके आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी आपके 1947 के टाइम पे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति थे। अब करते हैं अगला। ओके, अब करते हैं अगली चीज, इंपॉर्टेंट सेशंस क्या क्या थे, क्या पढ़ने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट सेशंस। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट सेशंस कौन कौन से थे, इनको देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सेशन था आपका 1887 का मद्रास का सेशन, जो आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने लीड करा था। और ये पहला सेशन था जैसे एक मुस्लिम, एक मोहम्मदन राष्ट्रपति ने प्रिसाइड करा था।
1888 का आपका इलाहाबाद का जो सेशन था वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जॉर्ज यूल बने। तो आपको पता होगा जॉर्ज यूल आपके पहले इंग्लिशमैन थे अंग्रेज से जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करा था। 1896 का जो आपका कोलकाता का सेशन था वो हुआ था आपका कोलकाता में, चलिए सॉरी, कोलकाता का जो सेशन था उसमें प्रेसिडेंट था आपके रहीमतुल्लाह एम सयानी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो पहली दफ़ा गाया गया था। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए कुछ बच्चों को ये है सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे या मैं इंग्लिश के शब्द ही नहीं यूज़ कर रहा, मैं तो कितनी हिंदी इंप्रूव कर रहा हूँ। मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपको हिंदी के ट्रांसलेशन दे दूँ, लेकिन देखिए गूगल ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी थोड़ी सी उसके चक्कर में कि मैं आपको अब सब कुछ वो करा दूँ गलत। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं दे रहा कि मैं हिंदी में आपको कर दूंगा। जैसे ही ऑफिस खुल जाएंगे, जैसे ही टेक्निकल टीम आ जाएगी तो आपको हिंदी में भी ट्रांसलेशन मिलने लग जाएंगे। तो 1896 का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1907 ये बहुत ही ज़रूरी है, सूरत में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट था आपका राज बिहारी घोष। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो लोग होते थे। एक होते थे आपके बॉन्ड्रेट्स जिसका आपको गोखले जी लीड करते थे, और एक होता था आपके एक्सट्रीमेंट जिससे तिलक जी लीड करते थे। तिलक से मतलब क्या है मेरा, आपको पता होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल। ये आपके तीन जो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम धरने करें, हम प्रोटेस्ट करें, हम उनके नाक पे दम कर दें, उन्हें ये दिखाएं कि हम में भी दम है। लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे नहीं, हम तमीज़ तब्दो फिर बिल्कुल ही अच्छे से सलीके से रहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल लेटर्स लिखते रहेंगे और बस सेशंस करते रहेंगे। तो इनके बीच में स्प्लिट हो गया। 1911 में आपका कोलकाता सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट थे आपके पंडित भीषण नारायण दर। और नेशनल एंथम आपका जन गण मन आपका पहली बार गाया गया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं आपके नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में। नेशनल सॉन्ग आपका 1896 में गाया गया था, वंदे मातरम कोलकाता में। और 1911 में भी आपका कोलकाता में ही आपका नेशनल सॉन्ग गाया गया था। सॉरी, नेशनल सॉन्ग आपका 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, और नेशनल एंथम आपका 1911 में गाया गया था आपके जन गण मन। तो ये ऐसे आपको भी ये ध्यान रखना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1916 लखनऊ का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे आपके AC मजुमदार या अंबिका चरण मजुमदार। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट सेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्ट लिया था और आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिससे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग उनकी कर दी गई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो नींव थी हमारे देश को बंटवारा होने की, वो नींव थी। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी इसमें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यूनाइट हो गए थे फिर से। 1907 में आपके अलग अलग हुए थे, लेकिन 1911 में वो यूनाइट हो गए थे। अगला 1917 का आपका कोलकाता का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस एनी बेसेंट पहली दफ़ा इसकी राष्ट्रपति बनी और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद 1925 का आपका कानपुर का सेशन, ये बहुत ज़रूरी है। सरोजिनी नायडू पहली बार इसकी राष्ट्रपति बनी, वो एक पहली बार बनने वाली महिला राष्ट्रपति थी। 1925 का कानपुर सेशन। फिर आते हैं आपके 1929 के आपके लाहौर सेशन पे। इसके प्रेसिडेंट थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डिसीजन था कि हमें एक लॉन्च करनी है CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिससे हमारे देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए और हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह लेंगे। नेहरू जी आपके पहले राष्ट्रपति बने थे, मतलब पहली दफ़ा आपके राष्ट्रपति बने थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1946 में हुआ था आपका मेरठ का सेशन। इस टाइम पे आपका राष्ट्रपति था आपके आचार्य JV कृपलानी। और ये लास्ट प्री इंडिपेंडेंस सेशन था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बंटवारे से पहले का लास्ट इंडिपेंडेंस सेशन था, लास्ट INC का सेशन था। और फिर होता आपका 1948 में जयपुर का सेशन। इसमें प्रेसिडेंट करी थी डॉक्टर पत्ताभाई सीतारमैया ने। और ये फर्स्ट सेशन था आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहला सेशन था आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मॉडर्न का, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी के साथ करवा दूँ, तो आपके वॉर्स भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको ख़त्म करते हैं, हम शुरू करते हैं आपके मुगल्स बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट विद आवर मुगल्स, ओके। मुगल्स, ये जो मुगल एम्परर थे, ये एक इंडियन एम्पायर था जिसने इंडिया में मोर देन 300 वर्षों का रूल करा। ये 1526 से लेके आपके
आपके 1858 तक रहा, जब आपके बहादुर शाह जफर को मारा गया। पहले कौन थे आपके रूलर? आपके बाबर थे। पूछा जाता है फर्स्ट रूलर कौन था आपके? बाबर। बाबर इज इक्वल टू फर्स्ट, और आपके बहादुर शाह जफर लास्ट। ठीक है, ये 1526 में पानीपत का युद्ध लड़के आए थे, और ये बहादुर शाह जफर आपका 1857 की क्रांति हार के चले गए थे। ठीक है, 1540 से लेके 1555 तक ब्रीफ टाइम के लिए आपका ये सूर्य डायनेस्टी ने रूल करा, जाकर हुमायूं हार गया था बैटल ऑफ चौसा में, तो उन्होंने रूल करा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका ये कंटिन्यूस टिल 1555 से लेके 1858 तक के कंटिन्यूस इन्होंने रूल करा, लगभग 303 साल। ये आपका फैमिली ट्री, इसको तो देखिए आप। 2 मिनट पानी पी लो। ये आपका फैमिली ट्री, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इसके बाद के जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूलर्स, लेकिन फिर भी हम देखेंगे दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अकबर, क्योंकि इसका टाइम में आपका सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई। आर्किटेक्चर वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका शाहजहाँ। अगर मैं आर्किटेक्चर वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका शाहजहाँ, और अगर वैसे देखूँ कि सबसे क्रूड शासक, सबसे ज़्यादा प्रोहिबिशन वाला, तो फिर ये इंपॉर्टेंट होता है आपका औरंगजेब, जिसे हम जिंदा पीर भी कहते हैं। हम इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इनके कार्यकाल क्या याद रखना है आपको? एक का भी याद रखोगे और एंड वाला भी आप बीच में लगा सकते हो। 1526 से 1530 तक के मतलब सिर्फ 4 ईयर्स के लिए रहे। 1530 से 1555 तक ये आपके 25 साल तक रहे, लेकिन जिसमें से 15 साल तो ये भागे हुए थे। ये आपके 1556 से लेके 1605 मतलब 49 ईयर्स के आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। जहांगीर 1605 से लेके 1627 मतलब 22 साल। हुमायूं आपका शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 यानी आपके 31 साल, और 1658 से लेकर 1707 में यानी आपके फिर से ये 49 ईयर्स मतलब क्लोज टू 50 ईयर्स के लिए ये भी रहे थे। तो ऐसा कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके। ठीक है, 1530 से ऐसे आपको याद रखना है, तो बस इतने का याद रखना, उसके बाद का आपको याद नहीं रखना बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता को कोई विषय नहीं, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। अगला, मुगल एम्पायर का फैमिली ट्री क्या है? कभी कभार पूछ लेते कि ये किसका बच्चा था, ये किसके बच्चे नहीं थे, ये पूछ लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाबर। बाबर के आपके 1 2 3 4 5 बच्चे थे। बाबर हैड 5 किड्स। कौन कौन से? हुमायूं जो आपके अगले बादशाह बने, अस्करी, हिंडाल, गुलरुख बेगम ने बेटी थी, और आपकी कमरान। हुमायूं ने एक तो आपकी वो करी हुई थी, हम दो हमारे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो ही अच्छे, इसलिए इसके से 2 ही बेटे थे, 2 बच्चे थे, मोहम्मद हकीम और आपका अकबर। ये ओनली 2 किड्स, ओनली 2 किड्स, ही हैड ओनली 2 किड्स। अकबर के भाई साहब इन्होंने सोचा हुआ था कि पूरा एक टीम बनानी क्रिकेट की, रुक गए। 1 2 3 4 5 6 बच्चे थे। अकबर हैड 6 किड्स। कौन कौन से? जहांगीर जो अगला आपका बने क्या रूलर बने, शाहजहाँ आपके बादशाह बने, खानजादा, शाह मुराद, दनियाल, शकरुन्निसा और आरम बानो। फिर आते हैं आपके शाहजहाँ। जहांगीर के बाद आते हैं, मतलब अकबर के बाद आते हैं आपके जहांगीर पे। जहांगीर के भी 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बाप को भी आगे, इन्होंने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। 7 किड्स। शाहजहां, निसार बेगम, खुरसौ या परवेज, बहार नानू, शायार, जहानदार, ये थे कौन? आपके 7 बच्चे थे इनके जहांगीर के। फिर आते हैं शाहजहाँ पे। शाहजहाँ के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 6, 6 किड्स। शाहजहाँ हैड 6 किड्स। अपने दादा पे गए थे, दादा पे गए थे बिल्कुल। 6 किड्स। कौन कौन? औरंगजेब, दारा शिको, शाहशुदा, जहानारा, रोशनारा, मुराद बख्श।
मुराद बख्श, ये आपका पूरा मुगल्स का फैमिली ट्री है। और इनके अलावा और नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि यार खानज़ादा किसका बेटा था, खानज़ादा किसका बच्चा था, आपको इसलिए मैं करवा रहा हूँ। नहीं पूछे तो आपके लिए अच्छा है, कुछ आपको वो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले आते हैं आपके, मैं टाइमलाइन भी लेके आया आपके लिए कि जो जो नहीं हुए मैं उनका भी आपको करवा दूंगा। टाइमलाइन भी लेके आया आपके लिए ताकि आपको चिंता की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपकी पूरी टाइमलाइन है, बिल्कुल आपको चिंता का विषय कुछ नहीं होना चाहिए, आपका पूरा अच्छे से टाइमलाइन होगी। देखिए ये शायद आपको दिख नहीं रही होगी। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे रूलिंग पीरियड क्या है और आपका नेम क्या है। रूलिंग पीरियड और आपका नेम। सबसे पहले आते हैं आपके 1526 से लेकर 1530 तक आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सिर्फ आप बाबर से याद रखेंगे। 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1565 आपके 56 तक आते हैं कि आपको हुमायूं ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से मर गए थे, आपको पता होगा। फिर आते हैं इनके बेटे 1556 से लेकर 1605, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका पूरा नाम क्या था आपका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर की किताब इन्हें इनकी जनता ने दिया था, जो इन्होंने जजे और आपके तीर टैक्स माफ़ कर दिया था। जजे और आपका तीर जो कर होता था उसे माफ़ कर दिया था। तो फिर आते हैं आपके अकबर। 1605 से लेकर 1627 तक आते हैं आपके जहांगीर। 1628 से लेकर 1658 तक आते हैं आपके शाहजहां। और इनके कार्यकाल को हम गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्योंकि इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा मरम्मत हुई, सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए आर्किटेक्चर। फिर आता है आपके 1658 से लेकर 1707 तक आपके मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। कहा जाता है कि मैक्सिमम रिलीजियस कन्वर्जन इनके टाइम पे हुए थे। 1707 में 14 मार्च से लेकर सिर्फ अप्रैल 27 तक, यानी 1 महीना 13 दिन के लिए आते हैं आपके कुतुबुद्दीन आजम शाह, ये अगले बादशाह बनते हैं। लेकिन फिर बगावत हो जाती है और 1707 से लेकर 1712 तक आते हैं आपके शाह आलम बहादुर शाह वन। 1712 से लेकर 1713 तक आते हैं आपके मोहम्मद। 1713 से लेकर 1719 तक आते हैं आपके फ़ारूक सैयद। और ये वही फ़ारूक सैयद है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को एक परमानेंट फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी थी और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था उसके बाद से देश का, ठीक है। जैसे भी रूलर थे बिल्कुल ही पागल थे। फैक्ट्री की परमिशन दी, परमानेंट फोर्टिफाई करने की परमिशन दी, कहा कि हाँ बंगाल में आप बिल्कुल टैक्स फ्री, आप बिल्कुल काम करो, टैक्स कलेक्शन की आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल गोद में जाके बैठ गए थे। उससे क्या बेड़ा गर्क करा देश का, तो सबको पता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल नहीं था हमारे पास। जो भी रूलर आया वो बगावत ही बगावत से झेलता गया। औरंगजेब जब तक थे तो बिल्कुल ही ताकतवर रूलर तक इसकी हिम्मत नहीं होती थी। जैसे ही औरंगजेब गया, जो इनके इक़्तिदार से, जो इनके आप कह सकते हो मिनिस्टर्स थे, वज़ीर थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने सब ने बगावत शुरू करी, अपना को एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह घोषित करने को शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो ये तो आपको जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप ये देख रहे हो, ये तो बहुत पहले का मुगल का एम्पायर था, इतना नहीं बचा था। औरंगजेब के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और फारूक शहर कहते आते आते तक तो उन्होंने खुद से ख़त्म कर लिया। देखना क्यों। 1719 मार्च 1 से जून 7 तक रहे आपके रफ़ीउल दरजत, कितना कम टाइम के लिए। 1719 में आपके मार्च 30 से लेकर अगस्त 13 तक रहे आपके मोहम्मद शाह निकुसिया। 1719 में जून 8 से लेकर मतलब 6 सितंबर तक रहे आपके मोहम्मद शाह जहां सानी। 1719 से लेके 1748 तक रहे आपके मोहम्मद शाह। ये मत सोचने कि सर इसने तो रूल करा होगा 29 साल, नहीं। इसके रूल में और उनके रूल में ये डिफरेंस था कि इसके पास एरिया कम था रूल करने के लिए, पावर जिसके पास कम हो गई थी, और ये बगावत से लड़ता रहा, वो किस्मत ही इतने साल टेक गया। 1720 अक्टूबर 12 से लेके नवंबर 19 तक आया आपके मोहम्मद इब्राहिम। 1748 से लेकर 1754 तक आते हैं आपके अहमद शाह बहादुर। 1754 जून 3 से लेकर नवंबर 29 तक आते हैं आपके आलमगीर आते हैं। 1759 में आते हैं आपके दिसंबर 11 से लेके दिसंबर 25 तक, कौन? आपके शाहजहाँ 3। 1759 से लेकर 1806 तक आते हैं, कौन? आपके शाह आलम 2। 1806 से लेकर 1837 तक आते हैं आपके मोहम्मद अकबर शाह 2। वही सेम बात, 31 साल रूल तो करा, लेकिन क्या रूल करा?
खाक रूल करा, कुछ एरिया रूल करने के लिए नहीं था, पावर्स ही छीनी हुई थी ब्रिटिशर्स ने। और 1837 से लेके 1857 तक आते आपके बहादुर शाह जफर, और ये लास्ट मुगल बादशाह थे, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनके बेटे पोते सबको मार दिया था और बिल्कुल ख़त्म कर दिया था मुगल्स को, और इनके बाद से मुगल्स फिनिश, मुगल्स का एंड हो गया, मुगल्स का एंड हो गया। ओके, चलिए अब आज के लिए इतने रहने देते हैं। आज बहुत पढ़ लिया हमने, पहले आपका ये एम्परर्स के पूरा टाइमलाइन पढ़ लिया हमने, फिर आपका मुगल का फैमिली ट्री पढ़ा, ये फैमिली ट्री पढ़ा, मुगल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने आपके जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है वो पढ़ा। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, आई होप आपको ये सेशन बहुत एक अच्छा लगेगा सेशन। दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जल्दी से आपके मुगल्स खत्म करके फिर आप हम कोई अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ वो नहीं है, बस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बच्चे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम कब। देखिए मैं एग्ज़ाम अथॉरिटी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ, आप उनसे आगे निकल सकते हैं जिन्होंने ये सोच के छोड़ा हुआ यार कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी मैं उस टाइम पढ़ूंगा। नहीं, आप उनसे आगे निकलिए, ये सोचिए कि मेरे को पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो यार। एग्ज़ाम जैसी होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स होने हैं। मैं आपको ये बता दूँ, लॉकडाउन खुलेगा, एक या डेढ़ महीने में सारी डेट शीट आ जाएंगी, फिर बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। और जब होंगे मैं आपको तब बता रहा हूँ, बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास कि बस पढ़े रहो, पढ़ते रहो, और उनसे आगे निकल जाओ जो इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, सोच के यार कि एग्ज़ाम तो अभी होना ही नहीं, बहुत टाइम है। बहुत टाइम कुछ नहीं होता, आज टाइम है आज पढ़ लो, कल टाइम होगा तो कल भी पढ़ लेना, कल उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा और उन्हें पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, ये डिफरेंस है। ओके, चलो गाइस, मिलते हैं आपसे कल के आपके लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय बाय।